पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि फैंग और बाकी उस टोम के अंदर आ चुके होते हैं। तब फैंग को वहाँ पर एक एयर टेक्निक दिखाई देती है जिसे लेने के लिए एक असासिन और एक ओल्ड मास्टर लड़ रहे होते हैं, लेकिन उनके लड़ने का फायदा उठाते हुए फैंग खुद ही उस टेक्निक को ले लेता है, जिस वजह से वो उस टेक्निक को सीख भी जाता है और इसे सीखने के बाद उसका एयर पे भी कंट्रोल हो सकता है। लेकिन जब वो ओल्ड मास्टर उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है, वहाँ पर वही भिखारी आ जाता है जो उस ओल्ड मास्टर को खत्म करके पूरे टोम के अंदर ही आग लगा देता है। लेकिन टाइम रहते फैंग उसके अंदर से बाहर निकल कर आ जाता है, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम फैंग को देखते हैं जो उसने जितने भी टोम के अंदर से ट्रेजर निकाले होते हैं उन सभी को रिफाइन कर रहा होता है, ताकि उनकी मदद से वो अपनी पावर्स को बढ़ा सके, जिस वजह से वो अपना ब्रेक थ्रू भी कर जाएगा। और जैसे जैसे उसकी पावर्स बढ़ती है, उसके स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर जो ड्रैगन होता है उसकी भी पावर्स बढ़ना शुरू हो जाती है। जो ड्रैगन उसे उस बिजली के उसके ऊपर गिरने के बाद से ही मिला था और वो हमेशा फैंग के स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर ही रहता है। तब फैंग खुद से कहता है, यहाँ पर तो इतने सारे ट्रेजर थे, लेकिन उनकी मदद से भी मैंने अपना सिर्फ युआनवू रेल्म ही ब्रेक थ्रू कर पाया। अगर मुझे और ज्यादा आगे बढ़ना पड़ेगा तो न जाने कितने ट्रेजर की जरूरत पड़ेगी। लेकिन तब उसके अंदर से जो लड़की होती है वो उससे कहती है, इतनी जल्दी हार मानने की जरूरत नहीं है, तुम्हें धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी होगी और छोटा छोटा टारगेट बनाना होगा। जैसे तुम उसे कंप्लीट करते जाओगे, अपने आप ही करते हुए तुम्हारा लेवल भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन तब फैंग उससे कहता है, तुम तो एक अंडा हो, मैंने तो सोचा था कि तुम किसी तरह की एंजल होगी, लेकिन जब मैंने तुम्हें देखा तो मैं तो हैरान ही रह गया कि इतना बड़ा भद्दा सा अंडा हो तुम। तब वो लड़की गुस्सा होकर उससे कहती है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, अगर तुम अपनी पावर्स को बढ़ा लोगे तो अपने आप ही मेरी पावर्स बढ़ जाएगी। ये सुनकर तो फैंग भी हैरान रहता है, उसे लगने लगता है कि अगर मैं अपनी पावर्स बढ़ाऊंगा तो हो सकता है कि ये लड़की उस अंडे के अंदर से बाहर निकल कर आ जाए और उसके बाद ही मुझे मालूम पड़ सकता है कि ये कोई एंजल थी या फिर क्या थी। अब फैंग वहाँ से टैलेंट टेस्ट देने के लिए जा रहा होता है। वो खुद से कहता है, मैं तो कोड डिसाइपल बन चुका हूँ, लेकिन तब भी मैं ये टेस्ट देना चाहता हूँ। जो भी इस टेस्ट में पास होता है वो सीधे सीधे कोड डिसाइपल में प्रमोट हो जाता है। अब कुछ टाइम बाद सारे डिसाइपल टैलेंट टेस्ट देने के लिए जमा हो रहे होते हैं, जहाँ पर उन सभी को एक बड़े से पत्थर के ऊपर हाथ रखना होगा और जितना ज्यादा वो पत्थर चमकेगा उसी हिसाब से उस डिसाइपल का लेवल नापा जाएगा। जिसने भी सेकंड लेवल तक के उस पत्थर को अचीव कर लिया तो वो इस टेस्ट में पास हो सकता है, और जो भी इस टेस्ट को पास करेगा वो सीधा सीधा कोड डिसाइपल बन जाएगा। इससे पहले तुम्हारा लेवल क्या था या तुम कब यहाँ पर ज्वाइन हुए हो वो कोई मैटर नहीं करता, बस तुम्हें इस टैलेंट टेस्ट को पास करना है और तुम डायरेक्ट ही कोड डिसाइपल बन जाओगे। वही मिंग फैंग को बता रही होती है कि जो भी ये पत्थर पे हाथ रखता है वो बस 1 या 2 लेवल को ही पार कर पाता है, लेकिन रेड लाइन तक के आज तक सिर्फ 2 ही डिसाइपल लोग गए हैं, जिसमें से पहला हमारा एल्डर गोंग है, जो कि असल में एक कोड डिसाइपल ही है, लेकिन उसके ही कंट्रोल में सारे डिसाइपल आते हैं। उनका फैसला वो ही करता है, बिल्कुल एक एल्डर की तरह, और उसी ने रेड कलर तक के टच किया था, वरना आज तक कोई भी उस रेड कलर तक के कोई भी नहीं पहुंच पाया है। तब अलग अलग डिसाइपल अपना अपना हाथ रख के उस पत्थर पे अपना लेवल टेस्ट करते हैं कि वो लोग कहाँ तक पहुंच चुके हैं। जो भी सेकंड नंबर पे आने वाले कलर और उसके आगे तक के जाएगा वही इस टेस्ट को पास कर सकता है। तब वहाँ पर व्हाइट टाइगर अपना टेस्ट देने आते हैं, जो कि सेकंड लेवल तक जाते हैं, और सेकंड लेवल वाला कलर गोल्डन होता है, जिस वजह से वो दोनों इस टेस्ट को पास करके कोड डिसाइपल बन जाते हैं। लेकिन जो भी उस पत्थर को छुए और वो फर्स्ट लेवल के ग्रीन कलर तक हो तो इसका मतलब ये है कि वो इस टेस्ट को पास नहीं कर पाया है। किसी भी डिसाइपल को सेकंड या उससे लेवल के ऊपर तक टच करना पड़ेगा, और जब उसके ऊपर वाला ही कलर एक्टिवेट होगा तभी इसका मतलब ये हो सकता है कि उसने इस टेस्ट को पास किया। फर्स्ट लेवल वाले को यहाँ से निकाल दिया जाएगा और उसे अगले साल दोबारा ट्रेनिंग करने का मौका मिलेगा। अब अगली बारी मिंग की आती है, जो काफी डरते हुए उस पत्थर के पास आती है, और जैसे वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए उस पत्थर को छूती है, वो ग्रीन को पार करने के बाद गोल्डन को भी पार करते हुए ऑरेंज तक पहुंच जाती है, जो कि काफी हाई लेवल माना जाता है, क्योंकि उसी के ऊपर रेड पार्ट आता है और उसके ऊपर लास्ट पर्पल, जो कि आज तक कोई भी अचीव नहीं कर पाया। ये देखकर मास्टर मिंग से कहते हैं, तुम तो अभी से अपनी बहन के नक्शो कदम पर चल रही हो, वो दिन दूर नहीं जब तुम भी अपनी बहन की जितनी पावरफुल बन जाओगी। अब अगली बारी वहाँ पर फैंग की आती है, जो कि यहाँ पर टेस्ट देने आया होता है। मास्टर उससे कहते हैं, तुम तो जैसे उस दरवाजे के बाहर निकल कर आए थे तभी तुम्हें कोड डिसाइपल बना दिया गया था बिना किसी टेस्ट के, तो तुम दोबारा से इस टेस्ट को देना चाहते हो? अगर ऐसी बात है तो तुम दे सकते हो। इसलिए फैंग उस पत्थर के पास आता है और अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए जैसे वो उस पत्थर को छूता है उसे ये उम्मीद होती है कि कम से कम वो ऑरेंज पार्ट तक तो पहुंच ही जाएगा।
जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक हैरानी की बात हो जाती है कि वो ग्रीन कलर को भी एक्टिवेट नहीं कर पाता, यानी कि वो तो फेल से भी नीचे है, जिस चीज से वो काफी ज्यादा उदास हो जाता है। लेकिन तब भी वो पहले से कोर डिसाइपल था, इसलिए वो कोर डिसाइपल के साथ वहां से चला जाता है। लेकिन तब उसके जाने के बाद हम उस पत्थर को देखते हैं जिसके सबसे टॉप लेवल यानी कि पर्पल पार्ट की तरफ से लाइट जल रही थी, यानी कि फैंग ने सबसे टॉप लेवल को भी अचीव कर लिया, जिसे आज तक के कोई भी टच नहीं कर पाया है, यहाँ तक कि गोंग भी नहीं। और गोंग तो क्या, कोई एल्डर भी उसे टच नहीं कर पाया आज तक के। जिस चीज को देखकर वहाँ पर मौजूद हुआ असासिन और एक एल्डर काफी ज्यादा हैरान रहते हैं। उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि आखिर फैंग की पावर इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है जो उसने पर्पल पार्ट को भी एक्टिवेट कर दिया। हो सकता है कि फैंग कोई जीनियस हो जो खुद अभी अपनी पावर से अनजान है। ऐसा ही रहा तो वो कुछ टाइम के अंदर सबसे ज्यादा पावरफुल डिसाइपल बनकर दिखाएगा जो कि किसी मास्टर या एल्डर को भी हरा सकता है। अब सारे कोर डिसाइपल बैटल एरिना के पास आकर जमा हो जाते हैं, जहाँ मिंग फैंग से कह रही होती है तुम्हें उस पत्थर के बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मुझे तो लगता है कि वो पत्थर खराब हो गया होगा या फिर तुम्हारी पावर से इतनी ज्यादा होगी कि उस पत्थर को समझ ही नहीं आया कि वो कौन सा कलर दिखाए, इसलिए तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो। जिसके बाद वहाँ पर गोंग आता है जो सारे कोर डिसाइपल से कहता है कोर डिसाइपल बन जाना ही सब कुछ नहीं होता, इसके बाद ही तुम्हारा सफर शुरू होगा और ये सफर बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। जिसके बाद गोंग मिंग के पास आता है और उसके कंधे पे लगा बैच छीनते हुए कहता है बताओ मुझे कि आखिर ये क्या है। जिस पर मिंग कहती है ये मेरे ग्रुप का बैच है। और ऐसे ही यहाँ पर कई सारे छोटे छोटे ग्रुप हैं जिनके अंदर कुछ कुछ डिसाइपल शामिल हैं। उसी तरह से ये मेरा ग्रुप है जिसके अंदर मेरे दो साथी व्हाइट टाइगर और फैंग शामिल है। तब गोंग उससे कहता है क्या तुम्हें समझ में नहीं आता कि कोर डिसाइपल बनने के बाद यहाँ पर कोई ग्रुप नहीं होता, इसलिए अपना ग्रुप खत्म कर दो। जिसके बाद वो उसका बैच भी तोड़ देता है। ये देखकर तो फैंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन मिंग उसे शांत करवा देती है। पर तब भी फैंग शांत होने का तो नाम ही नहीं ले रहा था। वो अब गोंग के बारे में बुरा भला कहना शुरू कर देता है, जो सुनकर तो गोंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सीधा उससे मारना शुरू कर देता है। जिसके बाद वो उससे कहता है जितनी औकात है उतनी ही जबान चलानी चाहिए, तुम अभी भी बस प्रमोट किए गए हो कोर डिसाइपल में, असली के कोर डिसाइपल तो बने भी नहीं हो। तुमने तो ग्रीन पार्ट को भी टच नहीं किया था, साथ ही तुमने गैंगस्टर को मारकर एक बहुत ही बड़ा क्राइम भी किया है, लेकिन तब भी तुम बच गए। इसलिए ये मत सोचना कि आगे तुम जो चाहोगे वो कर सकते हो। लेकिन तब मिंग गोंग के पास आकर कहती है हम हमारा ग्रुप हमेशा के लिए खत्म कर देंगे, लेकिन आप बस फैंग को छोड़ दो, उसकी कोई भी गलती नहीं है। लेकिन गोंग तो सुनने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो फैंग को मजा चखाना चाहता है, इसलिए वो उसे पकड़ कर हवा में उठा देता है। लेकिन तब फैंग सीधा उसके मुंह पर ही थूक देता है, जो देखकर तो गोंग के गुस्से का ठिकाना नहीं रहता और फिर वो उसे उठा उठा कर पटकना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे जैसे फैंग मार खा रहा था उसके अंदर वाले ड्रैगन को उतना ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। लेकिन फैंग की बॉडी अभी उतनी पावरफुल नहीं है कि वो उस ड्रैगन की पावर का इस्तेमाल कर पाए, इसलिए यहाँ पर गोंग उसे बहुत पीटता है। लेकिन तब वहाँ पर एल्डर आकर इन दोनों की फाइट रुका देते हैं और फिर गोंग से कहते हैं बताओ मुझे कि तुम यहाँ पर झगड़ा क्यों कर रहे थे। तब गोंग कहता है आप नहीं जानते क्या इस फैंग ने क्या क्या किया है, इसने तो उस गैंगस्टर की भी जान ले ली और बाकी सारे डिसाइपल को भी परेशान किया है, इसलिए इसे सजा तो होनी ही चाहिए। लेकिन एल्डर कहते हैं वो गैंगस्टर तो पहले से ही बहुत बदमाश था, वो फैंग के हाथों मर गया तो क्या हुआ, आज न तो कल वो किसी न किसी और के हाथों तो मरता ही। ये सुनकर गोंग कहता है कि आप इस फैंग को बचाना चाहते हैं, लेकिन आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, मुझे तो एक मौका मिले मैं इस फैंग का सारा अकड़ उतार दूंगा। लेकिन एल्डर तो फैंग की पावर्स पहले से जानते थे। वो उससे कहते हैं अभी तो फैंग तुम्हारे सामने कमजोर है, लेकिन कुछ सालों में देखना वो तुमसे ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। लेकिन तब फैंग कहता है कुछ सालों में नहीं बल्कि सिर्फ एक साल के अंदर, मैं एक साल के अंदर ही इस गोंग को इसकी औकात दिखा दूंगा। ये सुनकर गोंग उससे हंसते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी आसानी से मुझे हरा दोगे, मैंने अपना जियानवू रेल्म भी ब्रेक थ्रू कर लिया है। अगर तुम सच में मुझसे चैलेंज करना चाहते हो तो ठीक है, मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हें एक साल का मौका देता हूँ, एक साल के बाद हम दोनों की फाइट इसी बैटल एरिना के अंदर होगी और तब तुमने अगर मेरे 3 अटैक को रोक लिया तो मैं चीफ कोर डिसाइपल की पोस्ट तुम्हें दे दूंगा और उसके बाद से तुम सारे डिसाइपल के लीडर बन जाओगे, बिल्कुल मेरी तरह। लेकिन एक बात याद रखना कि जो भी इस फाइट में हारेगा उसे जान से जाना पड़ेगा, क्योंकि ये फाइट लाइफ और डेथ की होने वाली है। तब ये सुनकर फैंग भी उसका चैलेंज एक्सेप्ट करते हुए कहता है देखते हैं कि एक साल बाद कौन जीतता है। जिसके बाद वो फैंग को धमकाते हुए जाता है कि बस एक साल, तुम्हारी जिंदगी के सिर्फ एक
1 साल बचे हैं, उसके बाद मैं तुम्हें खत्म ही कर दूंगा। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। एल्डर फैंग से कहते हैं तुम्हें एक बार फिर से सोच लेना चाहिए कि क्या तुम सच में इस गोंग से फाइट करना चाहते हो। जिस पर फैंग कहता है हाँ मैंने पहले ही सोच लिया है, मैं इससे तो फाइट करके ही रहूंगा। अब थोड़ी देर बाद फैंग के पास मिंग आती है जो उससे कहती है 10 दिन बाद मेरे घर पर आ जाना। फैंग उससे कहता है क्या करने के लिए, क्या तुम मुझसे कोई गलत काम तो नहीं करवाना चाहती। तब मिंग उससे कहती है तुम तो हमेशा उल्टा पुल्टा ही सोचते हो, मैं तुम्हें अपने बर्थडे के लिए इनवाइट कर रही हूँ। 10 दिन बाद मेरा बर्थडे है इसलिए उसके अंदर आ जाना। जितना कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। अब फैंग वहाँ से अपने फादर के घर पर आता है और जैसे वो दरवाजा खोलते हैं वो उनसे कहता है बताओ मुझे कि मेरे असली पेरेंट्स कौन हैं। ये सुनकर तो उसके फादर एकदम हैरान रह जाते हैं और फिर उसे कमरे के अंदर लाकर कहते हैं जैसा तुम बता रहे हो कि तुम्हें एक आदमी मिला था जिसके सर पे अजीब सा निशान था, तो मैं तुम्हें उस आदमी की सच्चाई बताता हूँ। आज से कुछ सालों पहले जब मैं जंगल में गया था तब मुझे वो आदमी दिखाई दिया था जिसके हाथ में एक छोटा सा बच्चा था और वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि तुम ही थे। उस आदमी ने मेरे सारे साथियों को मार दिया और मुझसे सिर्फ एक ही सवाल कर रहा था कि क्या तुम्हारा सरनेम चू है, अगर हाँ तो वो मुझे वो बच्चा दे देता। इसलिए जैसे ही मैंने कहा कि हाँ मेरा सरनेम चू है तो उसने तुम्हें मुझे सौंप दिया, ये कहते हुए कि मैं तुम्हें अच्छे से पाल कर बड़ा कर सकूं। साथ ही उसने तुम्हारा नाम चू फैंग भी बताया था, लेकिन तुम्हें देने के बाद ही उसे मानो अजीब सा दौरा पड़ने लग गया। वो बस एक ही चीजें चिल्लाया जा रहा था कि तुम्हारा बेटा बिल्कुल ठीक है, मैंने तुम्हारे बेटे को कुछ भी नहीं किया, जैसा कि तुमने मुझसे करने कहा था मैंने वो सारी चीजें कर दी है। तभी फैंग के घर के बाहर वो असासिन आ जाता है जिसे देखकर फैंग कहता है आखिर तुम हो कौन। तब वो असासिन अपना मास्क हटाता है और उससे कहता है मैं तुम्हारे सेक्ट का एल्डर हूँ और एक स्पिरिसिस्ट भी हूँ। जिसके इतना कहते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।